Assalamu alaikum students. Today we are going to start our chapter number 5, Variety of Life. ओके जी, आज हम लोग बेसिकली स्टार्ट करने लगे हैं वैरायटी ऑफ लाइफ के टॉपिक को। फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। बेसिकली अगर देखा जाए हमारे पास तो नॉर्मली हमारे पास इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के अंदर कुछ एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड बातों को डिस्कस किया गया है। जैसे कि अर्थ के ऊपर जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं वो सारी की सारी बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं एंड इट इंक्लूड्स ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन स्पीशीज ऑफ एनिमल्स। और प्लांट्स की अगर स्पीशीज का नंबर एस्टिमेट किया जाए तो ऑलमोस्ट 0.5 मिलियन जो है वो प्लांट्स की स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं। जितनी भी स्पीशीज हमारे पास प्लांट्स और एनिमल्स की हैं दे आर ऑल आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जब बहुत ज़्यादा वैरायटी में आपके पास कोई भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो दे शुड बी अ क्लासिफिकेशन सिस्टम, ताकि आप ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई कर सकें उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस के ऊपर, which show their similarities between the organisms and the differences among them. सो डिफरेंट तरह के सिस्टम्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं जब भी हमने ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन करनी होती है। फॉर एग्जांपल अगर हमने फ्लावरिंग प्लांट्स को क्लासिफाई करना हो तो फ्लावरिंग प्लांट्स को क्लासिफाई किया जा सकता है उनकी कलर की बेस के ऊपर, उनकी हाइट की बेस के ऊपर। लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन है ये इतनी ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं होती, क्योंकि इस क्लासिफिकेशन से आपको डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ नहीं पता चल पाती। तो जब भी हमें क्लासिफिकेशन करनी चाहिए तो क्लासिफिकेशन हमेशा ऐसी होनी चाहिए, क्लासिफिकेशन सिस्टम जो कि ऑर्गेनिजम्स की भी सिमिलैरिटीज भी बता सके, डिफरेंसेस भी बता सके। एंड दैट्स वाई हमारे पास नॉर्मली जो क्लासिफिकेशन में क्राइटेरिया यूज होता है, फिजियोलॉजी की हेल्प ली जाती है, जेनेटिक्स का जो है वो मेथड यूज किया जाता है, एवोल्यूशन यानी कि इंसेस्ट्रल हिस्ट्री को माइंड में रखा जाता है, और एनाटमी यानी कि उनके इंटरनल स्ट्रक्चर के डिफरेंसेस को देखा जाता है। At some point in their evolutionary history, all organisms are connected to one another, और जहाँ पे वो कनेक्टेड होते हैं वहां पे एक कॉमन इंसेस्टर मौजूद होता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड होते हैं, और वो इसलिए क्लोजली रिलेटेड होते हैं क्योंकि उनका इंसेस्टर सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्पैरोज को देखें तो दे आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू द पिजन्स, बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम द इंसेक्ट्स। लेकिन दोनों में बेशक विंग्स मौजूद हैं, लेकिन जो स्पैरोज हैं वो पिजन से ज्यादा रिलेटेड, क्लोजली रिलेटेड हैं, क्योंकि दोनों का ग्रुप सेम है, दे बिलोंग टू द क्लास एरीज। इसलिए जब भी क्लासिफिकेशन की जाती है तो हमेशा ऑर्गेनिजम्स के बीच जो है वो रिलेशनशिप स्टडी करने के लिए की जाती है, और उन्हें क्लासिफाई किया जाता है डिफरेंट ग्रुप्स के ऊपर, जो कि होमोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, साइटोलॉजी और जेनेटिक्स की बेस पे डेवलप किए गए हैं। जो लार्जर ग्रुप्स होते हैं उन्हें छोटे ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि सबसे अगर हम लोग बड़ा देखें क्लासिफिकेशन का यूनिट तो वो हमारे पास है किंगडम। वैसे किंगडम से भी एक बड़ा यूनिट होता है विच इज नोन एज डोमेन। तो उसके अलावा किंगडम्स जो हैं ये डिवाइड हो जाते हैं छोटे ग्रुप में जिन्हें फाइलम कहा जाता है। लेकिन इन द केस ऑफ प्लांट्स एंड फंजाई हम लोग जो डिवीजन है वो वर्ड यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ फाइला। फाइलम्स आर डिवाइडेड इनटू द क्लासेस। क्लासेस को ऑर्डर्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ अगर क्लासिफिकेशन देखा जाए तो वो हमारे पास है जी स्पीशीज का। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन स्पीशीज। स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ नेचुरल पॉपुलेशन दैट कैन फ्रीली इंटरब्रीड in nature and can produce fertile offsprings and are reproductively isolated from all other such groups in nature। तो कहते हैं कि स्पीशीज हमारे पास एक ऐसा ग्रुप है नेचुरल पॉपुलेशन का जो कि आपस में एक दूसरे के साथ फ्रीली इंटरब्रीड कर सकते हैं और ऐसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे जो खुद भी फर्टाइल होंगे, यानी उनमें भी रिप्रोडक्शन की एबिलिटी होगी, लेकिन वो रिप्रोडक्शन के लिहाज से नेचर के अंदर बाकी तमाम ग्रुप से टोटली डिफरेंट या आइसोलेटेड होंगे। स्पीशीज जो होती हैं ये बहुत ही यूनिक होती हैं, उनकी डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजी होती है, एनाटमी होती है, उनका बिहेवियर अलग होता है, इकोलॉजी अलग होती है, उनकी बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी टोटली डिफरेंट होगी। स्पीशीज के अंदर कोई जेनेटिक एक्सचेंज नहीं हो रहा होता, इंडिपेंडेंट एवोल्यूशनरी यूनिट्स कंसिडर किए जाते हैं। अगर हमारे पास लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशन देखी जाए तो हाईएस्ट लेवल आ जाता है किंगडम का, उससे छोटा लेवल आ जाता है फाइलम और डिवीजन, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जेनस, देन स्पीशीज। तो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन देखा जाए तो स्पीशीज है, और लार्जेस्ट यूनिट जो है दैट इज द हाईएस्ट लेवल इज द किंगडम।
जो लोअर कैटेगरी के मेंबर्स होते हैं उनमें रिजेम्बलेंस आमतौर पे ज्यादा नजर आती है एज कम्पेयर टू द हायर मेंबर्स। तो जितनी भी सिमिलर स्पीशीज होती हैं ज्वाइन करके जेनेरा बना देती हैं, जेनस बना देंगी। जो सिमिलर जेनस जेनेरा होंगी दे आर ग्रुप्ड इनटू द फैमिली, सिमिलर फैमिलीज ज्वाइन करके ऑर्डर बना देती हैं। एक जैसी मिलते जुलते ऑर्डर्स मिलके क्लास बना देते हैं, एक दूसरे से मिलती जुलती क्लासेस मिलके फाइलम बना देती हैं, और फाइलम्स मिलके हमारे पास किंगडम बना देते हैं। क्लासिफिकेशन की एग्जांपल के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, जो कि कई दफा पेपर के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन में भी आया हुआ है। दैट इज द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्न। कॉर्न की बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखी जाए तो उसका साइंटिफिक नेम है जिया मेस। और इसकी क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह से है कि किंगडम जो है इसका है प्लेंटाइप। डिवीजन जो है दैट इज द फाइलम। डिवीजन या फाइलम है इसका एंथोफाइटा ट्रिक्योफाइटा। क्लास इसकी है एंजियोस्पर्मी। ऑर्डर का नाम है इसके पोएल्स। फैमिली है इसकी पोएसी फैमिली। जेनस है इसकी जिया। और स्पीशीज का नाम है मेज। तो साइंटिफिक नेम हो गया जिया मेज। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है जी नोमेनक्लेचर का, जिसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी कहा जाता है। दिस सिस्टम वाज बेसिकली इंट्रोड्यूस्ड बाय कैरलस लीनियस in order to give the scientific name to the living organisms, consisting of two words. The first word is the genus name, which starts with the capital letter, and the second name is the species name, which always start with the small letter. एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, जैसे हमारे पास साइंटिफिक नेम है ह्यूमंस का होमो सैपियंस। तो होमस होमो जो है वो हमारी जेनस है, और सैपियंस जो है वो स्पीशीज नेम है। पहले जमाने में जो हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स थे उनके कॉमन नाम्स बहुत ज्यादा थे। Why there was a need for developing the binomial nomenclature system? Nomenclature system इसलिए इंट्रोड्यूस करवाया गया कि पुराने जमाने में ऑर्गेनिजम्स वगैरह के कॉमन नाम होते थे, तो कॉमन नाम से कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट होती थी। डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स में डिफरेंट इलाकों के अंदर ऑर्गेनिजम्स के नेम डिफरेंट हुआ करते थे, डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर, जिसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती थी। फॉर एग्जाम्पल, कई दफा एक ही सिंगल स्पीशीज के डिफरेंट कॉमन नेम्स होते थे, जैसे प्याज को गंडा, बसल, बसल या अनियन भी कहा जाता है। इसी तरह अमलतास एक हमारे पास सिंगल स्पीशीज थी, जिसे कि अर्गवद, गुरमाला, गोल्डन शावर या पर्जिंग केशिया भी कहा जाता था। सेकंड केस ये होता था कि समटाइम्स एक ही सिंगल नाम डिफरेंट स्पीशीज के लिए यूज हो रहा होता था। फॉर एग्जाम्पल, ब्लू बेल्स जो है ये एक ऐसी टर्म है जो कि ब्लू फ्लावर्स या बेल शेप रखने वाले डजन्स ऑफ फ्लावर्स के लिए यूज की जाती है। इसी तरह से ब्लैक बर्ड एक ऐसा कॉमन नेम है जो कि कवे के लिए, क्रो के लिए भी यूज किया जाता है, और रेवन के लिए भी यूज किया जाता है। इन कॉमन नेम्स की कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं थी, जिसकी वजह से हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट होती थी। इसी तरह से फिश को अगर डिफाइन किया जाए तो हम कहते हैं फिश इज अ वर्टिब्रेट हैविंग फिन्स एंड गिल्स। लेकिन क्रे फिश, जेली फिश, स्टार फिश, इनमें से कोई भी हकीकतन फिश नहीं है। क्रे फिश एक इनवर्टिब्रेट है, जेली फिश हमारे पास फाइलम सेलेंट्रेटा से ताल्लुक रखती है, स्टार फिश एक काइनोडर्म है, सिल्वर फिश एक इंसेक्ट है। तो इट मीन्स के किसी भी वर्ड के साथ अगर फिश वर्ड आ जाए तो इट डजंट मीन कि वो फिश की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए फिर कैरलस लीनियस ने, जो कि एक स्वीडिश बॉटनिस्ट था, एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, जिसके तहत उसने सबसे पहले प्लांट्स के लिए साइंटिफिक नेमिंग का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था 1753 में। और इसके एग्जैक्टली 5 इयर्स के बाद उसने एनिमल्स की लिए एक लिस्ट पब्लिश की थी साइंटिफिक नेम्स की 1758 के अंदर। इसके दिए हुए काफी ज्यादा साइंटिफिक नेम्स हम स्टिल अभी भी यूज करते हैं, लेकिन इसने जो क्राइटेरिया यूज किया था वो दो तरह का क्राइटेरिया था। जो भी उसने साइंटिफिक नेम दिए थे, जेनेरिक नेम जो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता था, और सेकंड नेम जो कि स्पेसिफिक या स्पीशीज नेम था वो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता था। एंड इट ऑलवेज फॉलोज द जेनेरिक नेम। इन्हें हमेशा रूल वाइज देखा जाए तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स थे, जिन्हें पहला रूल ये था कि हमारे पास जो फर्स्ट नेम है वो हमेशा जेनस को रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड नेम हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, और ये स्पेसिफिक नेम या स्पीशीज नेम था। जब भी हैंड रिटन ये साइंटिफिक नेम्स लिखे जाते थे तो इन्हें अंडरलाइन किया जाता था, एंड व्हेन दे आर प्रिंटेड दे आर ऑलवेज प्रिंटेड इन द इटैलिक्स, बोल्ड इटैलिक्स।
देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ साइंटिफिक नेम्स सच एज अनियन का साइंटिफिक नेम अगर देखा जाए तो एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है, इलियम सिप्पा। देन अमलतास केशिया फिस्टूला। ह्यूमंस का अगर साइंटिफिक नेम देखें दैट इज द होमो सेपियंस। पोटैटो का साइंटिफिक नेम देखें तो दैट इज सोलोनम ट्यूबरोसम। ब्रिंजल का साइंटिफिक नेम देखें तो दैट इज सोलोनम बेलेंजेना। अब ये ऐसे हमारे पास साइंटिफिक नेम्स हैं, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी भी इलाके किसी भी मुल्क में चले जाएं तो यही साइंटिफिक नेम्स हमारे पास यूज हो रहे होते हैं। ट्रेडिशनली तौर पे जो साइंटिफिक नेमिंग का मेथड था दैट वाज बेस्ड ऑन ओनली द कंसेप्ट ऑफ द मॉर्फोलॉजी, या उस साइंटिस्ट के नाम के ऊपर साइंटिफिक नेम दे दिया जाता था जिसने उस ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया होता था। बट रिसेंटली सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइटेरिया आर यूज्ड इन द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। जैसे कि साइटोलॉजी की हेल्प ली जाती है, फिजियोलॉजी की हेल्प ली जाती है, जेनेटिक्स की हेल्प ली जाती है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की हेल्प ली जाती है इस काम के लिए। So this is our topic regarding the binomial nomenclature and introduction of the chapter. I hope students के आप इस टॉपिक को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे।